आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पिछली वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करा चुका हूं, तो उसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो तैयारी जीत गई। अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रहते हैं हमारे। पहला है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाले वंशागत बदलाव हमारा उत्परिवर्तन कहलाता है। किसी भी जीवधारी में क्या है, अचानक से अगर उसके अनुवांशिक पदार्थ में क्या है बदलाव हो रहा है तो आपका उत्परिवर्तन कहलाएगा। ओके, यह उत्परिवर्तन जीव में असतत विभिन्नताओं के कारण बनते हैं। उत्परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं, एक जीनोमेट्रिक, ओके, गुणसूत्रीय विवर्तन, और फिर आपका आता है जीन उत्परिवर्तन। ये 3 टाइप का आपको रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। सहलग्नता क्या है, तो किसी एक क्रोमोसोम पर स्थित सभी जीन सहलग्न जीन तथा उनका एक साथ वंशागत होना सहलग्नता कहलाता है। ओके, अर्थात एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित होने के कारण सभी जीनों की एक साथ बने रहने की प्रवृत्ति सहलग्नता कहलाती है। नाम ही सह मतलब साथ, लग्नता मतलब रहना, साथ रहने वाली। ओके, तो यही बताया जाता है एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित होने के कारण सभी जीनों को एक साथ बने रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो सहलग्नता कहलाती है। यह मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का क्या है, एक अपवाद है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप व फिनोटाइप में 2 अंतर। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। ओके, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में आपको 3 से 4 अंतर अच्छे से तैयार करके रखना है। देखिए, जीनोटाइप को आपको याद रखना कि जो जीनोटाइप होते हैं ये आपके अनुवांशिक गुण होते हैं। ओके, अनुवांशिक संगठन होते हैं। ओके, मतलब इनका जो संबंध होता है आंतरिक रहता है, जबकि जो फिनोटाइप होता है इनका संबंध होता है वो बाहर अभिव्यक्ति से होता है। ओके, ये आपको मैन याद रखिएगा, तो आप उसके आधार पर क्या है सभी आप अंतर याद कर पाएंगे। तो देख सकते हैं पहला पॉइंट है, किसी जीव का अनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाता है। अनुवांशिक संगठन क्या है, जीनोटाइप कहलाएगा। जैसे लंबे पौधे और आदि इस प्रकार से। जबकि फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीवों के प्रेक्षणीय अभिव्यक्ति अर्थात बाह्य लक्षण, जो बाह्य लक्षण होते हैं वो आपके क्या है फिनोटाइप बनाते हैं। जैसे हो जाते हैं लंबा और अथवा बौना पौधा। ओके, ये आपके कहलाते हैं आपके फिनोटाइप। ओके, तो जीनोटाइप में क्या है, जीनोटाइप जीव की पूरी जीव अवधि में समान बना रहता है। जीवन भर ही आपका जीनोटाइप क्या है, समान रहेगा। आप अगर बचपन से आपकी लेके बूढ़े अवस्था का, ओके, आपकी बूढ़े होने तक की एक ही अवस्था आपका जो जीनोटाइप होगा एक ही रहेगा। जबकि जो फिनोटाइप होगा हर अवस्था में बदलता रहेगा। जैसे जाइगोट, शिशु, फिर किशोर, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, सभी में क्या है जीनोटाइप तो एक ही रहता है, लेकिन आपका जो फिनोटाइप है वो आगे है बदलता रहता है। तो मतलब इससे आपको ध्यान रखना है, जीनोटाइप हर अवस्था में आपके बदलता रहता है, जबकि फिनोटाइप हर अवस्था में बदलता है। जीनोटाइप पूरे जीवन भर आपका एक ही रहता है। जीनोटाइप का जो प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता। ओके, इसे क्या है पूर्वजों व संततियों के क्रॉस से जाना जा सकता है। जबकि जो फिनोटाइप है इसको क्या है प्रेक्षणों से जाना जा सकता है। आगे देख लेते, जीनोटाइप व फिनोटाइप का प्रभाव नहीं होता है। जीनोटाइप पर क्या है, फिनोटाइप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, जबकि फिनोटाइप जीनोटाइप द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर क्या है अभिव्यक्त होता है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट अंतर है कि भिन्न जीनोटाइप वाले जीवों का फिनोटाइप एक सा होता है। उदाहरण के लिए यहाँ आपका कैपिटल आर का स्मॉल आर। अब यहाँ मैं बताऊंगा ये किससे लिया गया है। ओके, जब मटर के पौधे का होता है गोले और आपके गोले और क्या है आपके पीले, और साथ ही आपके झुर्रीदार और आपके हरे, जब मटर का आपका संग्रहण होता है ओके, तो उनमें आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जीनोटाइप वाले जीवों का फिनोटाइप लाल होता है, जबकि यहाँ प्राय भिन्न फिनोटाइप वाले जीवों का जो जीनोटाइप है वो क्या है भिन्न होता है। ओके, इस प्रकार से आपको अंतर तैयार रखना है। बाकी 2 नंबर में आता है 2 पॉइंट आपको लिखना है, 3 नंबर के लिए 3, कम से 3 से 4 आपको पॉइंट आपको तैयार रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वंशावली विश्लेषण क्या है, या जिसे कहते हैं पेडिग्री भी कहते हैं। ओके, तो पेडिग्री तो या वंशावली विश्लेषण क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो कुछ अनुवांशिक विश्लेषकों का 2 या अधिक पीढ़ियों का वंश वृक्ष या आरेख के रूप में प्रस्तुत अभिलेख वंशावली कहलाता है। सरल शब्दों में मनुष्य या अन्य जंतुओं के अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का वंशागति का विश्लेषण करना ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है। ओके, वंशावली विश्लेषण के अध्ययन में किए जाने वाले लक्षण किसी प्रमुख चिकित्सीय विकार से संबंधित हो सकते हैं अथवा बिना किसी महत्व के जैसे जीव का रोल करना, इस टाइप का। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तो क्वेश्चन है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, जीन के किसी एक क्षारक में हुआ बदलाव बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। ओके, जीन के किसी एक क्षारक में बदलाव जो हो रहा है उसे हम क्या है बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के साथ, अब देखिए परिभाषा तो एक ही है लेकिन उदाहरण के साथ आपको इसमें सूत्र समझाना भी है। तो उदाहरण क्या है, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में 6वां जो अमीनो अम्ल है ग्लूटामिक अम्ल कोडान GAG
द्वारा कोडित होता है। इस कोडान में क्षारक ए जो आपका एडिनिट है और यूरेसिल है से क्या है प्रतिस्थापित होने से बना कोडान GU-G1 हो जाएगा। अमीनो अम्ल बेलिक का कोड बढ़ता है। इस परिवर्तन में समानता हीमोग्लोबिन असमान हीमोग्लोबिन में बदल जाता है जो सी के सेल एनीमिया का कारण है। ओके, तो ये आपका बिंदुवत परिवर्तन है। ओके, बिंदु परिवर्तन उत्तर की परिभाषा एक ही है कि जीन के किसी एक क्षारक में हुआ बदलाव और बिंदुवत परिवर्तन कहलाता है। बाकी उदाहरण के साथ आपको समझाया गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो कि आपके 3 नंबर के रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनुराग साइडी क्लासेस के क्लास 12 बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ये सब आपको मटेरियल मिलने वाला है। एक साथ PDF के रूप में रहेगा तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे कम समय में। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनने के क्या लाभ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तैयार करके रखिएगा कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग किया उसमें केवल मटर के पौधे लिए, अन्य किसी चीज़ के पौधे क्यों नहीं लिए, मटर का ही पौधा क्यों लिया। तो इसके बहुत सारे रीज़न है, वो आपको बताने कारण बताने हैं। तो मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर का चुनाव किया गया। इसके निम्न प्रकार के लाभप्रद रहा। पहला है कि जो मटर का पौधा है समानता स्वपरागित होता है, लेकिन इसे परपरागित भी सुलभता से कराया जा सकता है। मतलब जो मटर का पौधा है वो क्या है स्वपरागण वाला पौधा है, लेकिन इसे क्या है अगर परपरागण भी कराना है तो आसानी से किया जा सकता है। ओके, तो इसलिए क्या है इसलिए पौधे को लिया गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, मटर के पौधे में अनेक लक्षणों के लिए दो वैकल्पिक रूप अवस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए बीज के रंग लक्षण के लिए वैकल्पिक रूप पीला बीज और वह हरा बीज वाली किस्म उपस्थित थी। ओके, इस मतलब इसमें दो विकल्प उपस्थित रहते हैं। हरा रंग का भी होता है, पीले रंग का भी बीज होता है, साथ ही गोला बीज होता है और झुर्रीदार बीज होता है। तो 2 वैकल्पिक उपस्थित थे, इसलिए इसका फायदा मिला। दूसरा है मटर का पौधा 1 वर्षीय है, वह आसानी से उगाया जा सकता है। ओके, चौथा है संकरण से प्राप्त संकर पूर्णता उर्वरक होते हैं। एक पौधे में अनेक बीज प्राप्त होते हैं, अतः परिणामों का विश्लेषण आसानी से प्रमाणित हो जाता है। क्योंकि मटर में आपने देखा कि हर मटर में क्या है एक बीज से मिलना है, मतलब बहुत सारे इसके बीज मिलते हैं, जिससे इसका जो परिणामों का जो विश्लेषण होता है वो आसान होता है और प्रमाणित होता है। कम समय में क्या है अधिक पीढ़ियों की आसानी से संततियों का विश्लेषण परिणामों की प्रमाणिकता के प्रदान कर देता है। ओके, मतलब कई प्रकार से इसकी अधिक संततियों का हम क्या है आसानी से कम समय में विश्लेषण कर पाते हैं, इसलिए क्या है मटर के पौधे का चयन किया गया। तो आपको पॉइंट के माध्यम से समझाना है अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। मतलब हमें क्या है मेंडल की जो मैंने क्या बता चुका हूँ, मेंडल के 3 नियम है आपके। ओके, एक आपका है सबसे पहले आ जाता है प्रभाविता का नियम है, फिर आपका क्या है पृथक्करण का नियम और आपका हो जाता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। 3 नियम है आपके। ओके, तो आपको तीनों नियम के बारे में अच्छे से तैयार करके रखना है। अक्सर क्वेश्चन तीनों में से एक ना एक आपका पूछा ही जाता है। तो ये आपका एक संकर क्रॉस के प्रयोग में मैंने आपसे पूछा गया है मेंडल का प्रभाविता का नियम आपको पूछा जा रहा है। तो देख लेते प्रभाविता का नियम क्या है, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया था। ओके, तो प्रभाविता का नियम है क्या, समझ लेते हैं। तो कि इसमें क्या किया गया, मेंडल ने क्या किया है, दो टाइप के पौधे लिए। एक तो क्या है लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। मटर का एक लंबा पौधा ले लिया, एक बौना पौधा ले लिया। ओके, देख लेते हैं क्या कौन सा पौधा लिया। एक लंबा पौधा लिया और एक आपका लिया है बौना पौधा, मतलब छोटा पौधा लिया इस प्रकार से। ओके, तो इसको हम क्या है कैपिटल T और इसको आपका हो जाएगा स्मॉल टी। ओके, इनका जब संकरण होगा तो आपको कौन सा मिल जाएगा, आपका एक कैपिटल T एक स्मॉल टी। तो जो हमें मिला है ये कौन सा पौधा मिला, हमें लंबा पौधा मिला। ओके, इसमें क्या है इसका जो इसमें जो प्रभाव ज़्यादा रहा। ओके, किसका आपका प्रभाव रहा, प्रभाविता का, इसलिए इसे क्या रह जाता है आपका प्रभाविता का नियम आपको कहा जाता है। ओके, तो देख लेते हैं आपका F1 पीढ़ी में हमें क्या किसके मिला, लंबा पौधा मिला। तो ये आप समझ लेते हैं एक बार, ऐसा क्रॉस जिसमें एक समय में एक जीन के 2 वैकल्पिक रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है। एक संकर के क्रॉस की अगर पूछा है तो वो समझा दिया है। एक संकर क्रॉस में 3 पद होते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिया कि शुद्ध प्रजनन जनकों के, एक क्या लिया मटर के लंबा पौधा लिया गया और एक क्या लिया गया बौना पौधा लिया गया। शुद्ध प्रजनन के लंबे पौधे व बौने पौधे के बीच संस्करण का बीज F1 पीढ़ी जो हुई उसमें हमें क्या है प्रभावी लक्षण दिखे। प्रभावी लक्षण के दिखने के कारण से क्या है प्रभाविता का नियम बताया जाता है। ओके, F1 पौधों में क्या है स्वपरागण और उससे F2 पीढ़ी तैयार हो जाती है। ओके, F2 पीढ़ी में इसमें तैयार करनी पड़ती है। ये से जो डायग्राम के साथ इसमें बताया जा रहा है। ओके, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण मिले, इसे इसलिए क्या है प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसके बाद क्या किया, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या है जो F1 को हमें क्या है स्वपरागण करा देना है, तो इससे हमें क्या है F2 पीढ़ी मिल जाती है।
तो ये बताया जा रहा है कि मेंडल की प्रवाहिता का नियम बताता है कि एक जोड़ा विप्रायी विभेदकों में अंतर रखने वाले दो शुद्ध प्रजननी पौधों के संकरण से बनी F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक के लक्षण प्राप्त होते हैं। एक ही जनक के लक्षण प्राप्त हुए क्योंकि हमने कहा दो प्रकार के पौधे लिए, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, लेकिन जो हमें F1 की जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें केवल लंबा पौधा मिला। ओके, लंबा पौधा मिला, इसलिए इसमें क्या है F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक के प्राप्त लक्षण मिले, अर्थात F1 संकरण में दो एल्सेस में से केवल एक ही अभिव्यक्ति होता है। ओके, जो दूसरा जो बौना पौधा का जो लक्षण है वो क्या है प्रभावित नहीं हो पाया। ओके, दिखा नहीं है। ओके, यह विभेदन प्रभावी कहलाता है, जबकि एक एलिस जो F1 पीढ़ी में छिपा रहा उसे क्या है अप्रभावी कहा जाता है। ओके, इसके आगे है मेंडल का प्रभाविता का नियम F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण को प्रकट होने में भी व्याख्या करता है। F1 पीढ़ी की बात क्या है, अब जो F1 पीढ़ी का जब स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो F2 पीढ़ी में देखा गया कि पुनः जो अप्रभावी लक्षण है वो भी क्या है दिखने लगे हैं। ओके, यह नियम कारकों के की विच्छेदन की प्रकृति को भी स्पष्ट करता है। तो ये था आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम। आई होप समझ चुके होंगे। पेपर में आएगा तो चित्र सहित आपको पूरा समझाना पड़ेगा। ओके, ये आपका पूरा डायग्राम है। ओके, तो अच्छे से आपको इसे परफेक्ट बना लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परीक्षण संकरण की परिभाषा लिखिए, चित्र सहित आपको समझाना है, या टेस्ट क्रॉस, इसे टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, यानी परीक्षण क्या है इसका आपको आलेखी चित्र बनाकर दर्शाना है। MP बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, समझ लेते हैं क्या है। तो कोई प्रभावी फिनोटाइप वाला जीव समयुग्मी या विषम युग्मी है, यह जानने हेतु क्या है किया जाने वाला जो संस्करण होता है परीक्षण संस्करण कहलाता है। परीक्षण यानी इसके देखने के लिए कौन सा है, ये आपका जो प्रभावी जीनोटाइप है वो समयुग्मी जी है या विषम युग्मी, इसको पता करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है, जो संस्करण किया जाता है वो परीक्षण संस्करण कहलाता है। इस क्रॉस में अज्ञात जीनोटाइप वाले प्रभावी जीन को अप्रभावी जनक से क्या है संग्रहित कराया जाता है। अब एक संकर परीक्षण होता है और दूसरा संकर परीक्षण होता है, जो कि क्या है इस डायग्राम के माध्यम से पूरा क्या है समझा दिया गया है। लंबे पौधे में जो है जीनोटाइप की ज्ञात किया गया है किस प्रकार से है। ओके, फिर इसके बाद याद किया गया है आपका द्वितीय संकरण परीक्षण के संकरण के लिए जनकीय व पुनर्संयोजन 1:1:1 में बनते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ 25% सब ये प्राप्त हुए हैं, इसलिए 1:1:1 दिया गया है। इस प्रकार से आपको डायग्राम के सहित आपको क्या है टेस्ट क्रॉस को बताना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मतलब मानव में लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि जब क्या है नर और मादा में निषेचन होता है तो होने वाला जो संतान है वो क्या है लड़का होगा या लड़की होगी, इसे ही कहते हैं मानव में लिंग निर्धारण। तो यही कैसे पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की, लिंग निर्धारण कैसे होता है। ओके, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बाकी तो फिर अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने लिया नर, ओके मेल इस साइड लिख लेते हैं, साइड में लिख देता हूँ फीमेल। ओके, तो यहाँ आपको पता है कि जो आपके नर में क्रोमोसोम होते हैं XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में और आपके जो फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं XX। ओके, इस प्रकार से निषेचन होता है जब, तो यहाँ से मान लीजिए नर ने अपना क्रोमोसोम भी X दिया इसमें। ओके, X दिया, यहाँ से भी जो क्रोमोसोम मिला फीमेल ने भी X अगर दिया है। ओके, तो ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि जो नर है उसने अपना Y दिया है और हम देखिए जो फीमेल में तो XX है तो X ही मिलेगा। ओके, यहाँ से मिलता है X मिल जाता है। ओके, तो ये दो कंडीशन बन सकती है। तो अगर XX जो बनता है तो मतलब होने वाली संतान क्या होगा, लड़की होगी। ओके, और XY होता है तो होने वाली संतान ये किसका लड़का होगा। ओके, तो ये होती है कंडीशन, बस यही होता है, इसी प्रकार से होता है लिंग निर्धारण। ओके, बस ये आपको बता देना है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण XX और XY प्रकार का होता है। शिशु का लिंग निषेचन के समय ही निर्धारित हो जाता है, जब समय निषेचन होता है उसी समय निर्धारण हो जाता है। ओके, कि कौन सा मिल रहा है, X मिल रहा है या Y मिल रहा है। ओके, मनुष्य के गुणित क्रोमोसोम की संख्या क्या है आपकी 46 होती है। स्त्रियों में ऑटोसोम के अतिरिक्त 2 लिंग क्रोमोसोम XX होते हैं, यह क्या है समयुग्मी होते हैं। XX है तो उससे क्या है समयुग्मी है, अतः एक ही प्रकार के अंड का निर्माण करती हैं। ओके, स्त्रियों में अंड कोशिकाओं का क्रोमोसोम सिर्फ 22+X प्रकार का होते हैं। अब पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का गुणित कोशिकाओं में ऑटोसोम के अतिरिक्त XY लिंग क्रोमोसोम होते हैं, अतः वह क्या है विषम युग्मी होते हैं। उनके आधे शुक्राणुओं में 22 ऑटोसोम के साथ X क्रोमोसोम होता है व शेष आधों में 22 ऑटोसोम के साथ Y क्रोमोसोम होता है। यदि अंड का निषेचन X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से होता है तो इस युग्मज में क्या है लड़की का जन्म होगा। ओके, यानी X बनता है। लेकिन जब अंड का निषेचन Y क्रोमोसोम से होता है तब इस प्रकार के बने युग्मनज नर शिशु बनता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण को क्या है नर विषमयुग्मिता कहा जाता है। यह लिंग निर्धारण स्पष्ट करता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार पुरुष ही होता है। ओके, इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता को परिभाषित कीजिए। MP बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। ओके,
तो इसे दो नाम से जाना जाता है, दात्र कोशिका अरक्ता कहते हैं या फिर सिकेल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। प्रकृति देख लेते, इसकी प्रकृति होती है अलिंग सूत्री अप्रभावी होती है। अब कारण क्या होते हैं इसके होने के, तो इसके कारण होते हैं असामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन का निर्माण होना। ओके, मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन का निर्माण एक आपका क्या है, एक नियम से होता है, लेकिन असामान्य रूप से लगातार हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, तब आपका ये आपका रोग होता है। ओके, इस हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठवां अमीनो अम्ल ग्लूटेन अम्ल ना होकर विलीन होता है। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ओके, पहली क्वेश्चन आया है, यह बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का कोड करने वाले जीन के छठ में कोड GAG के ए की जगह यू हो जाता है। ओके, यहाँ आपका GAG कोडान है, इसमें क्या है, एक स्थान पर आपको क्या है, यू हो जाता है। यह क्या है, बिंदु परिवर्तन कहलाता है। बिंदु परिवर्तन मैंने आपको समझा, तो वही मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं अति लघुत्तरी में पहले समझा चुका हूँ। यह रोग आपका प्लियोट्रॉपी का भी उदाहरण है। जीन का एक प्रभाव असमान हीमोग्लोबिन का निर्माण व दूसरा लाल रक्त कोशिकाओं का हसियाकार कर देता है। अब इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, तो गंभीर रक्तल्पता होता है, बुखार, दर्द होता है, पिया का हाँस होना, कमजोरी होना, मानसिक कार्यों में बाधा आना, RBC का हाशिया के आकार का हो जाना, तो ये सब होते हैं आपके लक्षण। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख ले दीर्घवृत्तीय प्रश्न उत्तर। ओके, तो 4 अंक ये महत्वपूर्ण रहते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन आंसर जो मैं बताते जा रहा हूँ वो आपको तैयार करते जाना है। 3 नंबर में है तो 3 नंबर के हिसाब से, 4 नंबर में तो 4 नंबर के हिसाब से। ओके, तो अब इसमें आपको तय करना है प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, जो कि क्या है MP बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। फिर सम युग्मी और विषम युग्मी अंतर, जो कि MP बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है। दोनों में अंतर तैयार कर लेते हैं। पहले हम अंतर देखते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। तो ये अंतर आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें आपका प्रभाविता में क्या होता है कि वह एलिल जो विषम युग्मी अवस्था में भी अभिव्यक्ति हो जाता है, प्रभावी एलिन, यह घटना क्या है, प्रभाविता कहलाती है। और आप किस में हो जाता है, अप्रभाविता में घटना में क्या है कि विषम युग्मी अवस्था में अभिव्यक्त ना होने वाला एलिन अप्रभावी और उसका प्रकट ना होना अप्रभावी कहलाता है। ओके, आगे हम देखेंगे प्रभावी अप्रभावी। प्रभाविता के नियम में बताया था, जो आपका प्रकट हो जाता है वहां से आपका प्रभावी होता है। ओके, जो प्रकट नहीं होता है वो आपके अप्रभावी होते हैं। आगे हम इसको और अच्छे समझेंगे, तो मेंडल के ऑडियो में आपको स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझाऊंगा। प्रभाविता का कारक है एलिल पूर्ण रूप से क्या है, कार्यशील एंजाइम बनाता है, जबकि जीन में और इसमें क्या होता है, अप्रभाविता में जीन में हुए किसी बदलाव के कारण अकार्यशील एंजाइम का निर्माण होता है। ये आपका अंतर हो जाता है, क्योंकि 2 अंतर आपको तैयार कर लेना है। फिर समयुग्मी और विषम युग्मी अंतर देख लेते हैं। तो समयुग्मी किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, जबकि विषम युग्मी क्या है, यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते, अर्थात ये क्या है, संकर होते हैं। ओके, पर जो समयुग्मी होते हैं इसमें क्या है, दोनों एलिन समान होते हैं। जैसे आपका कैपिटल T होगा या स्मॉल t होगा या कैपिटल R होगा या स्मॉल r होगा, लेकिन जो भी होगा वो क्या है, समान होगा। ओके, दोनों एलिन क्या है, वो समान होंगे। जबकि विषम युग्मी क्या है, इसके एलिन असमान होते हैं, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, इस प्रकार से होते हैं। ओके, नाम इसलिए इसका समयुग्मी। ओके, क्या है, दोनों एलिन क्या है, समान होते हैं। विषम युग्मी क्या है, दोनों जो एलिन है वो आपके क्या है, असमान होते हैं। ओके, समयुग्मी में इसमें केवल एक प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, जबकि आपके विषम युग्मी में एक जीन की वंशागति में इसके 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। फिर जो समयुग्मी होता है इसमें क्या है, स्वपरागण से केवल समयुग्मी जीव बनते हैं, और विषम युग्मी में इसमें स्वपरागण होने पर प्रभावी समयुग्मी तथा विषम युग्मी और अप्रभावी युग्मी जीव बनते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कि जो समयुग्मी है इसमें अतिरिक्त ओज नहीं पाया जाता है, जबकि विषम युग्मी में संकरों में अतिरिक्त ओज पाया जाता है। तो ये आपका अंतर दिया हुआ है समयुग्मी और विषम युग्मी अंतर, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझाइए। अब क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है। इस प्रकार से आ सकता है, डायरेक्ट लिखा होगा एक लाइन में कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझाइए, या फिर इस प्रकार से समझाने के साथ साथ बताया भी जाएगा कि कैसे समझाना है कि पौधे जो हैं गोल बीज वाले हैं और पीले बीज पत्र वाले हैं। दूसरा है जो झुर्रीदार बीज वाले हरे बीज पत्र के हैं, उनमें संकरण हुआ है। ओके, तो वैसे भी हम जब मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझाएंगे तो एक ही तरीका है, वो हम पढ़ते हैं हमेशा है, वो जो बीज होंगे वो गोल होंगे और क्या होंगे, आपके पीले होंगे, और जो दूसरे बीज होंगे बीज आपके झुर्रीदार होंगे, हरे होंगे। तो इस प्रकार से हम पढ़ते ही हैं। ओके, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको पैटर्न बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन MP बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है। आगे दोस्तों आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, ये इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, 2023 में पूछा गया था। और मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझाइए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, MP बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका था। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2022 में आया है, 23 में आया है, 19 में आ चुका है। ओके, तो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। मेंडल के आपके 3 नियम हैं, तीनों नियम को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, कोई भी नियम आपसे पूछा जा सकता है। मैंने अभी आपको क्या स्वतंत्र अपव्यय का नियम यहाँ समझा दूंगा। ओके, और पहले मैं आपको प्रभाविता का नियम समझा चुका हूँ। ओके, पृथक्करण का नियम भी है, तो उससे भी आप समझ लीजिए। तो तीनों नियम को आपको अच्छे से तैयार करके रखना है डायग्राम के सहित। ओके, तो समझ लेते हैं कि आपका मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्या है। तो इसके प्रयोग किया मेंडल ने, वो प्रयोग आपको समझाना पड़ेगा। इस नियम को समझाने के लिए आपको पूरा प्रयोग समझाना पड़ेगा। तो सच में क्या किया जाता है, प्रभावी लक्षणों वाले, प्रभावी लक्षण कौन है, पीले बीज के
लिए वाई। अब पीले बीज के लिए अपन क्या है वाई का यूज, कैपिटल वाई यूज करेंगे, और गोल बीज के लिए अपन क्या है कैपिटल आर का यूज करेंगे। ओके, इसके साथ अप्रभावी लक्षण वाले जो हरे बीज, हरे के लिए अपन क्या है स्मॉल वाई का यूज करेंगे। झुर्रीदार जो बीज होते हैं, मतलब मुरझाए वाले जो बीज होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका स्मॉल आर का यूज करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हो जाता है। तो ये हमने पहले बता दिया। जो प्रभावी लक्षण कौन है, पीले बीज और गोले बीज, ये प्रभावी लक्षण कहलाएंगे आपके। ओके, कैपिटल वाले, और अप्रभावी वाले आपके हो जाते हैं हरे बीज और आपके हरे बीज और झुर्रीदार बीज, ये आपके हो जाएंगे स्मॉल। ओके, इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। अब अगर हम इनका देखते हैं तो जीनोटाइप किस प्रकार से बनेगा। अब गोल पीले बीज के लिए जो जनक होगा, अब गोल पीले है, अब गोला है और पीले रंग का है, तो आपका कैपिटल आर आर होंगे और आपका कैपिटल वाई होंगे। ओके, जनक जो इसका झुर्रीदार हरे बीज बनते हैं तो उसका स्मॉल आर आर होंगे और स्मॉल वाई वाई होंगे, इस प्रकार से। ओके, अब इसमें हम इनका संकरण देखते हैं। F1 पीढ़ी में अगर देखते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी बीज एक ही प्रकार के फिनोटाइप, यानी F1 की पीढ़ी का जब संस्करण मिलता है हमें तो गोल पीले मिलते हैं। सभी प्रकार के जितने बीज हैं सभी क्या है गोल पीले मिलेंगे, बीज प्रदर्शित करते हैं। जबकि F2 पीढ़ी में जब देखते हैं तो इसका जो अनुपात होता है 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं, यानी इसका मतलब क्या है 4 फिनोटाइप और 9 हमें क्या है जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, जिसमें हमें क्या है जो अनुपात दिया हुआ इस प्रकार से 9 मिले हमें क्या है गोले पीले टाइप के मिले हैं, 3 मिले हैं गोले हरे मिले हैं, 3 मिले हैं झुर्रीदार पीले मिले हैं, और 1 मिला है वो हमें झुर्रीदार हरा मिला हुआ है। इस प्रकार से अभी हम क्या है इसको डायग्राम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जीनोटाइप का ये आपका अनुपात दिया हुआ है। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं किस प्रकार से। ओके, ये आपका पूरा डायग्राम दिया हुआ है। आप चाहें तो इस बॉक्स को है साइड से बनाते समय क्या है इसका सीधा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये संकरण कराया जा रहा है, देख सकते हैं गोले पीले बीज का और आपके झुर्रीदार बीज का इस प्रकार से होता है। तो इसकी आपकी कितनी कंडीशन बन सकती हैं, तो यहाँ आपको 16 कंडीशन आपकी बन सकती है। ओके, 16 कंडीशन बन सकती हैं। ओके, जिसमें से हमें जो अभी 9 मिलता है वो 9 मिलते हैं हमें गोले पीले मिलते हैं। ओके, जैसे एक ये कहना गोल पीला मिला हुआ, देखिए गोल पीले मिले हैं, गोल पीले, ये भी गोल पीला, ये भी गोल पीला। ओके, इसको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ कैपिटल आर से हो जाता है, जहाँ कैपिटल आर मिलेगा वो हमारा गोल रहेगा। ओके, और वाई कैपिटल वाई मिलता है वो हमारा पीला रहेगा। तो यहाँ भी आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई का सेंस है, कैपिटल आर कैपिटल वाई का यहाँ सेंस है, तो एक भी मिल जाए हमें तो हमारा बन जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें कितने प्रकार के मिल रहे हैं, 9 प्रकार के गोल पीले मिल रहे हैं। ओके, गोल पीले ये भी है, गोल पीले इस पर ये आपका ज़्यादा है। ओके, और केवल एक ये हाईलाइटेड दिया है, केवल एक हमें मिल रहा है झुर्रीदार हरा। देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी झुर्रीदार है। ओके, और हरा है इस प्रकार से। और फिर हमें क्या है इसके बाद 3 गोले हरे मिल रहे हैं, 3 हमें मिल रहे हैं झुर्रीदार पीले। तो ये हमें क्या है इनका संस्करण इस प्रकार से डायग्राम बनाकर आपको समझाना है। ओके, फिर यही आपको लास्ट में समझाया जाता है कि वह क्रॉस जिसमें 2 लक्षणों के विप्रायसी रूपों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। इस पर आधारित है नियम आपका स्वतंत्र अभियोजन का नियम, इसी पर आधारित है, क्योंकि इसमें क्या है 2 विप्राय लक्षण वाले लिए जाता है, गोल लिया जा रहा है तो झुर्रीदार लिया जा रहा है, हरा लिया जा रहा है तो पीला लिया जा रहा है, इस प्रकार से। ओके, अर्थात यह 2 जीनों की वंशागति पर आधारित। इसके अनुसार 2 जीनों के वंशागति में प्रत्येक जीन के दोनों एलिन युग्मक निर्माण के साथ दूसरे जीन के दोनों एलिलों से आपका स्वतंत्र रूप से पृथक युग्मकों के संलयन में पृथक पुनर्व्यवस्थित का अभिन्न होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या है पूरा आपको ये पूरा समझ लेना है, मॉडल के रूप में आपको पूरा तैयार कर लेना है, इसको प्रयोग के रूप में आपको पूरा तैयार करके रखना है, और ये आपको डायग्राम बनाना है, तो इससे आपको समझा सकते हैं स्वतंत्र अभियोजन का नियम। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है और इसको भी आप बता सकते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपको एक स्थिति भी दी जा रही है, पीड़ित पिता एवं सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न संतान है। तो इसकी आपकी 3 से 4 कंडीशन बनती है, वो आपको सभी कंडीशन तैयार करके रखना है, क्योंकि पेपर में आता है तो कोई भी एक सभी कंडीशन नहीं पूछी जाती, केवल एक ही कंडीशन आपकी पूछी जाती है। ओके, तो हम हर कंडीशन में समझ लेंगे क्या क्या इस प्रकार से उत्पन्न संतान में क्या होगा। ओके, तो पहले तो मैं जानना चाहिए हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया को क्या है ब्लड से रोग भी कहा जाता है। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ हीमोफीलिया रोग क्या होता है। एक खतरनाक रोग होता है, जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, उसका जो रक्त होता है वो जमता नहीं है। मान लीजिए कहीं चोट लग जाती है, खून निकलता रहता है, तो फिर उसका रक्त जमेगा नहीं तो लगातार खून बहने से क्या शरीर में खून की कमी हो जाएगी और इस रोग से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो खतरनाक रोग है ये इस प्रकार से। तो इसमें हमें पूरा वंशागति इसमें समझना है कि ये किस प्रकार से रोग बहन होगा नहीं होगा, वो हमें समझना है। ओके दोस्तों, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपको हीमोफीलिया है पैदा करने वाला जो जीन है वो अप्रभावी एच है। तो हम इसे किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एच से हम क्या डिनोट करेंगे। ओके, तो जो आपको हीमोफीलिया के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, आपका जीन अप्रभावी है, जिसे हम स्मॉल एच से दर्शाएंगे। ओके, और मनुष्य में ये एक्स जो गुणसूत्र होता है उसमें पाया जाता है, वाई में नहीं पाया जाता, केवल और केवल किसमें पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र में क्या है आपका ये पाया जाता है, कौन, आपका जीन अप्रभावी। ओके, तो ये आपको इसमें बात सबसे पहले ध्यान रखना है। ओके, तो इससे आपके अब ध्यान रखिएगा। और एक बात और कि हमेशा जो होता है, जो पुरुष इसके वाहक नहीं होते हैं, महिलाएं ही क्या आपकी हीमोफीलिया की हमेशा वाहक होती है, क्योंकि महिलाओं को जो आपको क्रोमोसोम को पता है आपका एक्स होता है। ओके, इस प्रकार से।
ओके, तो हम समझ लेते हैं। अगर कोई किसी महिला में एक्स इस प्रकार से आपका इसका क्रोमोसोम होगा। ओके, इसमें अगर एक में अगर एक क्रोमोसोम में एक एक्स में क्या है, अगर एक का क्या है हीमोफीलिया है। ओके, हीमोफीलिया यानी जीन का जो आपका जीन अप्रभावित है, एक्स है, तो इसमें जो महिला होगी ये क्या होगी, ये वाहक होगी। क्या होगी? वाहक होगी। मतलब इसे स्वयं ही ये क्या है, स्वयं से हीमोफीलिया नहीं, इस महिला को स्वयं हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन जब इसका निषेचन होने के बाद इसका जब संतान होगी उसमें होने की संभावना है। ओके, उसमें क्या है, हीमोफीलिया उस संतान में हो सकती है, ये संभावना है। अगर किसी महिला में दोनों में अगर दोनों जो एक्स आपके जो गुणसूत्र हैं दोनों में अगर हीमोफीलिया से है, यानी जीन अप्रभावित है दोनों। ओके, दोनों इसके जीन अप्रभावित हैं, तब ये क्या है, महिला क्या है, स्वयं रोगी होगी। ओके, रोगी होगी स्वयं। ये किसकी बात हो रही है? फीमेल की बात हो रही है। ओके, अब हम मेल में बात कर लेते हैं। अगर मेल में अगर देखिए आपको पता है कौन कौन होते हैं, एक्स वाई होते हैं। ओके, एक्स वाई होते हैं। यदि मेल में एक्स में अगर क्या है, ये जीन इसका अप्रभावित है, एक्स वाला जीन प्रभावित है, तो जो मेल होगा वो स्वयं क्या होगा, हीमोफीलिया से रोग से पीड़ित होगा। ओके, यदि और आपको पता है और एक्स वाई होगा, सिंपल होगा, तो क्या समान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, वाई में होता ही नहीं है, तो मैं आपको बता चुका हूँ वाई में क्या होता ही नहीं है, केवल एक्स उत्तरदायी है इसके लिए। ओके, एक्स गुणसूत्र ही में ही पाया जाता है आपका। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये कंडीशन आपने समझ ली है। अब इसकी अगर ये अब आपको समझ में आ गया तो आगे से आप सबको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ कंडीशन समझ लेते हैं। तो अब ये आपको समझ चुके हैं, वही जो मैं आपको समझाया, ये थ्योरी के रूप में दिया हुआ है। अब हमारे पास कंडीशन है, तो इसे हम कंडीशन को बनाते हैं कि क्या है, पीड़ित पिता है। तो पीड़ित पिता कब होगा? पीड़ित पिता कब होगा? जैसे एक्स वाई होता है, जब इसके एक्स में क्या है, जीन क्या है, अप्रभावित। ओके, जीन अगर इसमें क्या है, जीन अप्रभावी हो इसमें एक्स वाला, ये हो जाता है पीड़ित पिता का हमने डायग्राम बना दिया, पीड़ित पिता हो जाता है। अब इसमें क्या, समान महीने यानी एक्स होंगे, और इसमें क्या है, ये प्रभावित नहीं है, यानी ये सिंपल है, कोई समान है। ओके, इस बार इसमें कोई भी इसके जो गुणसूत्र है, कोई इसका क्या है, अप्रभावित जीन नहीं पाया जा रहा है। इस प्रकार से होगा। इनके अब निषेचन होगा, तो इनके बाद जो संतान होगी उसमें कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। ओके, तो हम निषेचन करवाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन बनती है। तो एक बार तो आपकी यहाँ से अब बनेगा, अगर ये आपका कौन है, यहाँ आपकी जो कौन है, ये आपकी हो जाता है मेल है। ओके, पीड़ित मेल है, और ये आपका फीमेल, ये सामान्य। ओके, तो यहाँ मेल लिखा आपका अगर एक्स एच मिलता है, और यहाँ फीमेल से कौन सा मिलता है, एक्स ही मिलेगा फीमेल से, तो आपका ये हो जाता है। तो एक कंडीशन ये हो जाती है। और दूसरी कंडीशन मिलते हैं, अगर इससे एक्स एच मिलता है, फिर इससे एक्स मिल जाता है दूसरा वाला, तो ये कंडीशन बन जाती है। 4 कंडीशन बनेगी। अब यहाँ बाई से ले देते। ओके, तो यहाँ से अगर बाई मिल जाता है और फिर यहाँ से एक्स ही मिलेगा, तो एक्स वाई बन जाएगा। दूसरी कंडीशन भी देखेंगे तो भी आपका एक्स वाई बनेगा। ओके, इसको आपको सही से बना लेना है, परफेक्ट से, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ में क्या समझ में आ रहा कि हमें यहाँ मिल रहा है एक्स 2 मिल रहे हैं, यानी यहाँ है जो होगी गर्ल होगी। ओके, गर्ल होगी, लेकिन जो गर्ल होगी वो किस प्रकार से होगी, वो स्वयं क्या है, हीमोफीलिया रोग से पीड़ित नहीं होगी, लेकिन क्या है, बाहक होगी। लेकिन इस गर्ल की आगे जब संतान होगी वो उसको हो सकता है उसमें। ओके, लेकिन ये गर्ल है, इसमें हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन ये क्या है, गर्ल इसकी बाहक है। ओके, यानी जो लड़की है वो क्या है कि बाहक मिलेगी, क्योंकि जो लड़के अगर मिलते हैं इनमें जो वो क्या है 100% क्या है, समान होंगे। ये पक्का है कि 100% समान होगा, क्योंकि हमने देखा एक्स वाई आया, कोई इसमें क्या है, जीन अप्रभावी नहीं है। तो इस प्रकार से यही आपको बताया गया है। तो देख लेते हैं। तो इस बार हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें डिटेल दी हुई है। हीमोफीलिया या इसे ब्लड से रोग भी कहा जाता है, एक सहलग्न अप्रभावी विकार है। पुरुषों में केवल एक प्रभावी जीन को उपस्थित रोग को जन्म दे देता है। यदि एक्स में अगर उपस्थित है तो पुरुष क्या है, पीड़ित माना जाएगा, क्योंकि पुरुषों में क्या है, वाई एक क्रोमोसोम है और एक प्रभावित भाग समजात नहीं होता है। महिला में समान रोग ही क्या है, वाहक होते हैं, क्योंकि समानता एक्स लिंग गुणसूत्र प्रभावी होता है। महिलाएं केवल समयुग्म की अप्रभावी स्थिति में रोग के लक्षण प्रकट करती हैं, अर्थात जब दोनों प्रभावी रोगी जीन उपस्थित हों। इस प्रकार वंशागति में पिता कभी भी अपने पुत्रों को रोग संचरण नहीं करता, पिता इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता रोग संचरण के लिए। ओके, क्योंकि पिता पुत्र को सदैव क्या है, बाई क्रोमोसोम योगदान देता है। ओके, जबकि पुत्रों में यह रोग माता उनकी सदा उनकी क्या है, माता से आता है। इस प्रकार का है वंशागति में क्रिस क्रॉस का वंशागति कहते हैं। और ये पूरा जो समझाएगा, जो मैंने आपको ये डायग्राम बनाया, तो आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं पेपर में, जरूर नहीं यही आपको बनाना पड़े, जो मैंने इस प्रकार से आपको डायग्राम समझाया, ये बताया। देखिए वही आपका मिल रहा है। ओके, तो क्या वही लिखा हुआ है, सभी पुत्र होंगे समान होंगे, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हीमोफीलिया नहीं होगी। और लेकिन जो पुत्रियां होंगी उनमें हीमोफीलिया नहीं, लेकिन वो वाहक होंगी, यानी पुत्रियों की जब आगे संतान होगी वो उनमें संभावना है, उनकी पुत्रियां हैं उनमें हो सकता है, लेकिन ये क्या है, इनमें स्वयं नहीं होगा, लेकिन ये वाहक होंगी। ओके, ये आपका हो जाता है। आई होप दोस्तों आप काफी अच्छे समझ पाए होंगे। ओके, समझ में आया तो वीडियो में आपको है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर करिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा है चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए, सभी क्वेश्चन बताएं, सभी तैयार कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।